हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है इस पार्ट का, वो है नगर एवं व्यापार। इसमें भी इसका पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके नाम है नगरीय जनसंख्या हो गया, नए नगर हो गया, या फिर उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार हो गया। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट दिया हुआ है वो है नए नगर। तो इसमें बात आती है कि जो बहुत सारे नगर थे वो लगभग महाजनपदों की राजधानियां थे, चाहे वो पाटलिपुत्र हो गया या फिर कोई और नगर हो गया। ये जो नगर थे उनकी राजधानियों के रूप में यूज़ किए जाते थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जो सभी नगर थे वो संचार मार्ग के किनारे बसे हुए थे। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए आगे, जैसे कि जो पाटलिपुत्र है वो नदी मार्ग के किनारे पर बसा हुआ है, और जो पुहर है वो समुद्र तट पर स्थित है, इस कारण से उसका महत्व अलग हो गया। और जो मथुरा है वो व्यवसायिक और सांस्कृतिक केंद्र का नगर है, इस कारण से ये तीनों नगर ही इम्पोर्टेंट थे और ये राजधानियों में भी यूज़ किए जाते थे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नगरीय जनसंख्या। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो भी महाजनपद की राजधानियाँ होती थी उसे किलाबंद किया जाता था। अगर आप देखें कि आज के टाइम में जो भी किले वगैरह अगर आप देखने जाते हैं, महल देखने जाते हैं, तो उसको चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवार बना के किला बंद किया जाता था। इसी टाइप से जो राजधानियाँ होती थी उन्हें भी किला बंद किया जाता था। और जो अच्छी क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन हैं और जो थालियाँ हैं वो भी यहाँ पे मिली है, जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। और यहाँ पे सोने के, चांदी के, कांसे के, हाथी दांत के, मतलब इन सारी चीज़ों से ना गहने बनाए गए हैं, औजार बनाए गए हैं, हथियार बनाए गए हैं, बर्तन ऐसी पकी हुई मिट्टी से कुछ चीज़ें बनाई गई है। यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुदाई करने पर प्राप्त हुई है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस टाइम में क्या हुआ था, दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं इस टाइम के। अब इसमें क्या होता था कि जो दान करता था व्यक्ति, उसका नाम भी दिया हुआ था और साथ में वो क्या काम करता था ये भी इसमें लिखा हुआ था। तो इससे भी बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिली। और साथ ही साथ इसमें हमें नगर में रहने वाले जो धोबी है या फिर लिपिक है, बढ़ाई है, कुम्हार है, स्वर्णकार है, लोहकार है, ये धार्मिक गुरु हो गए, राजा हो गए, इनके बारे में भी हमें इनसे जानकारी मिल जाती है। फिर उसके बाद में इसी में पॉइंट आता है श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? उत्पादकों और व्यापारियों का जो समूह है, जो संघ है, उसे श्रेणी कहा गया। अब ये क्या करते थे, यानी जो उत्पादक है और व्यापारी है, यानी कि जो श्रेणी होती थी वो कच्चा माल पहले तो खरीद लेते थे, फिर उसे निर्मित माल में बदल देते थे और उसके बाद में वापस से उसे मार्केट में बेच देते थे, जिस कारण से उन्हें थोड़ा प्रॉफिट हो जाता था। उसके बाद में जो नगर एवं व्यापार है, इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब इस टाइम में आकर क्या होने लगा, यानी 600 ईसा पूर्व में क्या होने लगा, इसके बाद के टाइम में जो बहुत सारे नदी मार्ग है और जो भूमार्ग है उनका फैलाव होने लग गया। यानी नदियों से भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाने लगी और साथ में भी सड़कों वगैरह का भी विकास यहाँ पे होने लगा और बंदरगाहों का भी यूज़ होने लगा, बंदरगाह भी बनाए जाने लगे। अब इसमें बात ये आती है कि जो शासक होते थे वो इन मार्गों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो व्यापारी होते थे वो उन्हें आने जाने की सुरक्षा प्रदान करते। जब भी व्यापारी उस मार्ग से आएंगे तो वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। कौन प्रदान करेगा? राजा प्रदान करेगा। और जो व्यापारी होते थे इसके बदले में राजा को कुछ धन दिया करते थे, क्योंकि वो उसे सुरक्षा प्रदान करा रहे थे। और इसके साथ साथ जो समुद्र मार्ग है उससे भी लोग यहाँ पे यात्रा करने लगे। यहाँ हालांकि ये जो था ये खतरों से भरा हुआ था, खतरनाक था, क्योंकि समुद्र में डूब भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो इससे परिवहन
किया करते थे, क्योंकि जो समुद्र मार्ग है उसमें क्या होता है, खर्चा कम आता है, जिस कारण से उन्हें थोड़ी बचत हो जाती थी। अगर हम घोड़े या फिर खच्चर से परिवहन करेंगे तो उसमें उन्हें मतलब उनको कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ता था, उन्हें घास वगैरह भी डालनी पड़ती थी, चारा डालना पड़ता था, जिस कारण से उन्हें थोड़ा नुकसान हो जाता था और बहुत पैसे उन पर लगाने पड़ते थे। लेकिन जो जल मार्ग है उस पे उन्हें भी कोई भी सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही किसी जानवर की ज़रूरत थी, बस उन्हें एक साधन की ज़रूरत थी जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाए। और साथ में जो जल मार्ग होता है उसमें घर्षण कम होता है, जिस कारण से जो जोर आता है वो कम आता है। इस कारण से जो ये जल मार्ग है वो थोड़ा सस्ता था, ये खतरों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इससे परिवहन किया करते थे। और जो रोमन साम्राज्य है उसमें मसाले हैं, कपड़े और जड़ी बूटियाँ, इनकी भारी मांग थी। तो होता क्या था उस टाइम में, यहाँ से अरब सागर के रास्ते से वहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी में ही है सिक्के और राजा। तो इससे पहले जो प्रचलन चलता था वो चलता था वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वस्तु विनिमय में एक एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसे कि मेरे पास लकड़ी है, मैं लकड़ी को बेचना चाहती हूँ और मैं गेहूँ खरीदना चाहती हूँ, तो मेरे को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो गेहूँ को तो बेचना चाहता हो और लकड़ी को खरीदना चाहता हो। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो गेहूँ बेचना चाहता है और लकड़ी खरीदना चाहता है, तो ही मैं उसके साथ अपनी जो चीज़ है उसका विनिमय कर पाऊँगी, वो हो जाएगा वस्तु विनिमय। इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब एक इंसान को ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो वो एक चीज़ खरीदना चाहता और दूसरी चीज़ बेचना चाहता हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इस कारण से बाद में क्या हुआ कि सिक्कों का प्रचलन आ गया। इससे क्या हो गया, विनिमय आसान हो गया। मतलब अब मेरे पास लकड़ी है वो मैं रख सकती हूँ, लेकिन मेरे को गेहूँ खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगी, गेहूँ तो ले लूँगी और उसके बदले में उसे कुछ सिक्के दे दूँगी, उसे थोड़ा धन दे दूँगी, जिस कारण से ये विनिमय थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये है विनिमय आसान, इस तरीके से हो जाता था। और उसके बाद में जो चांदी और तांबे के आहत सिक्के हैं वो भी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ढाले गए और उपयोग में भी लाए जाने लगे। सिक्कों को पढ़ने के बाद मुद्रा शास्त्रों को यह पता चला कि जो सिक्के हैं वो राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे, क्योंकि सिक्कों पर कहीं राजा की प्रतिमा बनी हुई या फिर राजाओं का नाम या उनकी उपाधियां लिखी गई है, तो इससे पता चलता है कि राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। और जो कुछ शासक है, खासकर जो हिंद यूनानी शासक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद की प्रतिमा के साथ नाम भी लगाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सबसे पहले प्रतिमा और नाम के सिक्के जारी किए थे, जिसमें ये दोनों चीज़ें साथ में पाई गई। और जो कुषाण राजा हैं उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। इसी तरह से जो गुप्त साम्राज्य है उनके भी कुछ राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए थे। इनका जो सोना था वो उत्कृष्ट श्रेणी का था, सबसे अच्छी क्वालिटी का सोना था, इसमें किसी प्रकार की मिलावट भी नहीं थी। और उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है मुद्रा शास्त्र। अब मुद्रा शास्त्र क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन करना, सिक्कों की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो सिक्के है या मुद्रा है उस पर किस प्रकार की लिपि लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है या फिर किसी और टाइप की लिपि है, यूनानी है, ये उन्हें पता लगाते थे वो। और इसके अलावा जो सिक्का है वो किस धातु से मिलकर बना है, किस धातु का मिश्रण है या फिर वो किस टाइप का धातु है, ये सारी उसके बारे में जानकारी पता लगाते थे। और साथ ही साथ में उसके किसका चित्र बना हुआ है, अगर जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में किसका बना हुआ था, जानवरों का चित्र बना हुआ था या फिर कहीं आद्य शिव की प्रतिमा भी बनी हुई थी। इसी तरह से जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसके बाद के टाइम में सिक्कों में किसकी प्रतिमा पाई जाने लगी और कैसी लिपि लिखी हुई थी, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे जो कि मिलती है, इसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो कहलाता है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मूल बातें। हमने पढ़ा था कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी। अब इसमें हमने पढ़ा था कि जो जेम्स प्रिंसेप है उसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया है।
तो सबसे पहली बात तो हमारे ये दिमाग में आती है कि पढ़ कैसे लिया है, क्या पता शायद उसने गलत पढ़ा हो, अपने मन से कोई बात कह दी हो। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो इसमें भी पॉइंट है कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस टाइप से किया गया। तो जो भारत की जो भी भाषाएं हैं, जो लिपियां हैं, वो ब्राह्मी लिपि मूल से बनी है। यानी ऐसा माना जाता है जो भारत की लगभग सभी लिपियां हैं वो उनका मूल कौन सा है, ब्राह्मी लिपियां है। सबसे पहले इसी से एक पॉइंट निकल कर आता है, लिपि क्या होता है। लिपि होता है कि कोई भाषा है उसको लिखने के लिए जिन चिन्ह का यूज़ करते हैं, जिन साइंस का यूज़ करते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। मतलब लिखने के लिए जिन हम चिन्ह का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, लिपि। फिर उसके बाद में आता है जो ब्राह्मी लिपि है वो अशोक के अभिलेखों में प्रयोग में लाई गई है। हमने पढ़ा था कि अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में मिले हैं, एक ब्राह्मी लिपि और दूसरा खरोष्टी लिपि। तो ये इन्होंने क्या किया, जो यूनानी विद्वान है उन्होंने भारतीय पंडित के साथ मिलकर बहुत सारी जो देवनागरी लिपि है या फिर बंगाली लिपि है उन सभी का अध्ययन किया और साथ ही साथ इनकी तुलना की थी। उन्होंने अशोक की ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों से इसकी उन्होंने तुलना की थी। फिर ये क्या सोचते थे, जो इनका अध्ययन करते थे वो ये सोचते थे कि ये शायद संस्कृत भाषा में लिखे गए, लेकिन उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। ये लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। जो प्राकृत भाषा थी वो आम जन की भाषा थी, साधारण लोगों की भाषा थी। इस कारण से जो अशोक के अभिलेख थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक अभिलेख किस लिए लिखते थे, अपनी जनता को संदेश देने के लिए। अब जनता संदेश कैसे लेगी, वो आम जन की भाषा है उससे ही वो पता लगाएंगे। इस कारण से वो प्राकृत भाषा यानी आम जन की भाषा से में ही अभिलेख लिखा करते थे। फिर बहुत टाइम के बाद में क्या हुआ, 1838 में जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने इस भाषा का अर्थ निकाल लिया और जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ दिया। उसी टाइप से जो खरोष्टी लिपि है उसका भी एक इतिहास है, उसको पढ़ने की भी एक कहानी है। जिस तरह से हमने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस टाइप से किया ये हमने जाना, उसी तरह से हम अभी जानेंगे खरोष्टी लिपि का किस टाइप से अध्ययन किया गया। जो खरोष्टी लिपि के जो भी अभिलेख मिले हैं वो पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में मिले हैं। अब पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में उस टाइम में क्या था, हिंद यूनानी राजाओं ने सिक्के जारी किए थे और जो हिंदी यूनानी राजा है उन्होंने सिक्कों में क्या किया था, अपनी प्रतिमा लगाई थी और साथ ही साथ उन्होंने खुद का नाम भी लिखा था। अब उन्होंने जो अपना नाम लिखा था वो 2 भाषाओं मतलब 2 लिपियों से मिलकर लिखा था, जैसे कि यूनानी भाषा और प्लस में क्या किया था, खरोष्टी लिपि। इन दोनों लिपियों को जोड़ के उन्होंने उनका नाम लिखा था। तो अब जो यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने अक्षरों की तुलना की, उनमें तालमेल बिठाया और इस टाइप से पता लगाया कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका अध्ययन किया गया। फिर उसके बाद में जो इसी में पॉइंट आता है वो आता है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अब अगर हम अशोक के अभिलेख देखें तो उसमें बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का खुद का नाम लिखा हुआ मिला है। बाकी सारों में क्या मिला है, उसने उपाधियों का यूज़ किया है। जो भी अभिलेख लिखा हुआ है उसमें उपाधियाँ यूज़ किया, जैसे कि देवाना प्रिय हो गया या फिर प्रियदर्शी हो गया। देवाना प्रिय का क्या मतलब है, देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी क्या है, दिखने में सुंदर हो, सुंदर मुखाकृति वाला, इसका मतलब होता है देवाना प्रिय। तो जो अशोक है उन्होंने इन उपाधियों का यूज़ किया है, अपनी उपाधियों के नाम से अभिलेखों को लिखा है। उन्होंने बहुत कम ऐसे अभिलेख है जिनमें खुद का नाम लिखा है। जिसमें भी खुद का नाम लिखा है उसमें साथ में उन्होंने अपनी उपाधि भी यूज़ किया, अकेला खुद का नाम भी नहीं लिखा है। और जो भी उस टाइम के अभिलेख मिलते हैं उनका विषय एक जैसा है, उनकी शैली यानी जो लिखने का तरीका है वो सभी एक जैसे हैं और उनकी जो भाषा है वो भी एक जैसी है। इसका क्या मतलब निकल कर आता है, इसका ये मतलब निकल कर आता है कि जो सभी के सभी अभिलेख थे वो समान थे
और वो एक ही राजा द्वारा बनवाए गए थे। तो उनकी जो विषय है, शैली है और लिखने का तरीका है, भाषा, ये सारी सेम थी। अगर अलग अलग राजाओं द्वारा बनाए होते, अलग अलग सम्राट द्वारा बनाए होते, तो उनकी भाषा या शैली में थोड़ा परिवर्तन आता, थोड़ा चेंज आता, लेकिन ऐसा नहीं था। उन सभी की शैली थी, विषय थे और भाषा थे, सेम थी। इस कारण से ये सारे एक ही शासक द्वारा बनाए गए थे। फिर इस पार्ट का जो लास्ट पॉइंट है वो आता है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब अभिलेखों की भी एक सीमा होती है, इनसे हमें एक सीमित जानकारी ही प्राप्त हो जाती है, इससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब इसमें मैंने 5 एक पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो अक्षर है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते थे, जिस कारण से क्या होता है, उन्हें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब कोई अभिलेख है, अभिलेख किस पे लिखा जाता है? पत्थरों पे, स्तंभों पे, या फिर धातु या पकी हुई मिट्टी पे, बर्तनों पे। इस पे जो उत्कीर्ण किया जाता है, खुदेर कर लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अब मान लो कोई पत्थर है, अब उस पे थोड़ा खोद कर लिखा है, हल्का हल्का खोद है, ज़्यादा नहीं जोड़ लगाया है, तो थोड़े टाइम में बाद में क्या होगा कि वो थोड़े फीके हो जाएंगे, जिस कारण से उन्हें पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आएगी। इसी तरह से जो अभिलेख होते हैं, वो कुछ अभिलेख नष्ट हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि हमें अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले, लेकिन आज भी जो हमें अभिलेख मिले हैं वो लगभग आधे ही अभिलेख मिल पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि अब उस बात को कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर अशोक के अभिलेख को देखें और आज के समय को देखें तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पत्थर पर अभिलेख लिखा हुआ है, तो पत्थर किसी स्थान में दब गया होगा, जिस कारण से वो हमें नहीं मिल पाया होगा, या फिर उसके टुकड़े हो गए होंगे, जिससे अभिलेख नष्ट हो गया होगा। ये मतलब इस तरह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो उनका मतलब निकालना और भी ज़्यादा कठिन होता है। हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मी लिपि है उसका अर्थ किस तरह से निकाला गया, जो खरोष्टी लिपि है उसका अर्थ किस तरह से निकाला गया। इसमें भी हमने एक बात पढ़ी थी कि इन अभिलेखों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अभिलेख मिल तो गए, लेकिन उनका जो अर्थ निकाला गया, अर्थ निकालने में भी बहुत ज़्यादा समय लग गया, और साथ ही साथ हम थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है ये। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे जो अभिलेख है इनसे विशेष अवसर है, इनके बारे में तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन दैनिक जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। अब जैसे कोई फंक्शन होगा, यानी उस टाइम में कोई फंक्शन हुआ होगा, या फिर कोई व्यक्ति है उसने दान किया होगा, तो दान करने के लिए उसने क्या क्या दान किया है, किसने दान किया है, किसको दान किया है, ये सारा तो उस अभिलेख में लिख देंगे। लेकिन जो दैनिक दिनचर्या होती है उसके बारे में अभिलेखों से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो दैनिक दिनचर्या होती है, जैसे कि खेती किस तरह से की जाती थी, कौन कौन से प्रकार के मतलब कौन कौन से काम लोगों द्वारा किए जाते थे, इन सभी के बारे में हमें कम जानकारी मिलती है अभिलेखों से। क्योंकि उसमें कुछ विशेष चीज़ होती थी, कोई त्यौहार वगैरह होता था, या फिर कोई फंक्शन होता था, उसके बारे में जानकारी मिल जाती थी, या फिर कोई उत्तराधिकार संबंधी कोई चीज़ आ गई, या फिर भूमिदान आ गया, ये सारी चीज़ें अभिलेख में मिल जाती है। लेकिन जो दैनिक जीवन में जो रूटीन में वर्क हो रहा है उसके बारे में इससे कम जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, जो अभिलेख होते हैं वो उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों पे किसके बारे में लिखा होता है? अभिलेख जो अभिलेखों को बनाता है उसके बारे में लिखा होता है, उसके विचारों के बारे में लिखा होता है, यानी जो अभिलेखों को बनवाएगा उससे रिलेटेड ही कोई चीज़ लिखी होगी। अब इससे जो आम जनता है उसके बारे में बहुत कम हमें चीज़ें मिलती है। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो आम जनता है वो राजा के बारे में क्या सोचती थी और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में हमें अभिलेख से बहुत कम जानकारी मिली है। और लेकिन फिर भी जो
ये लोग हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या किया, जातक और पंचतंत्र जैसी कथाओं से अर्थ निकाला कि उस टाइम में जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। अभिलेखों से इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिली है, क्योंकि जो अभिलेख होते हैं वो उसी के विचारों को व्यक्त करेंगे, उसी के विचारों को लिखेंगे, या फिर उसकी मतलब जिसने उन अभिलेखों को बनवाया है उसी के इर्द गिर्द वो अभिलेख घूमता रहेगा। यानी उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी, उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी बात होगी, वो उन अभिलेखों में लिखी जाएगी। आम जनता के बारे में अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। इस कारण से बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो अभिलेखों से नहीं मिल पाती है, और बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी भी होती है जो अभिलेखों से आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।